वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा सिलेबस के रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा बिजनेस लॉ के सिलेबस के बारे में एक बार ओवरव्यू जरूर लिया होगा आप लोगों ने। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर। दिस इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग आज ये सबसे पहला लेक्चर रहेगा जिन बच्चों का एग्जाम जून में है या दिसंबर में है। सबसे फर्स्ट लेक्चर रहेगा, फर्स्ट पार्ट। यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या समझते हैं? हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करा है, इस चीज का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये काम कंप्लीट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो आखिर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं लीगल वर्ड कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है? अग्रीमेंट है। फोकस आपका यहां बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर दो वर्ड को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहला क्या? एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, और दूसरा एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ, तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड लॉ। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि सर यहां पर दो चीज हमें देखने को मिला। एक तो क्या कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और एक यहां पर आया कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। तो आइए एग्रीमेंट को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहां पर आखिर एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। बारीकी से हम चीजों को समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। कौन सा नेचर का एग्रीमेंट, कौन सा नेचर का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नेचर के होते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और कौन सा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होते हैं बट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे आइए हम लोग समझते हैं कि सर एग्रीमेंट का मतलब आखिर एक्चुअल में क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, every promise and every set of promise forming consideration for each other is called agreement। तो यहां पर ध्यान रखना है एवरी प्रॉमिस। जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को यहां पर कार का डिलीवरी करा और वाई ने इसके बदले में इसको 2 लाख रुपए पे कर दिया। ये क्या है बच्चे? एक्स ने वाई को कार की डिलीवर करा। फर्स्ट प्रॉमिस एक्स टू वाई, सेकंड प्रॉमिस वाई टू एक्स इन कंसिडरेशन ₹2 लाख। ये क्या है? एक एग्रीमेंट है, बट एक कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है। हम इसे कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, बट सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जैसे आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा बीकॉम का एग्जाम अगर सही तरीके से तुम पास कर लेते हो, अच्छे नंबर से पास करते हो, तो मैं तुम्हें 2 व्हीलर दिलवाऊंगा। जैसे ही आपने परफॉर्म करा, उसके बाद देने से मना कर दिया, क्या आप कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, इनको फांसी देना चाहिए? नहीं, क्योंकि बेटा ये खून का रिश्ता है, ये ब्लड रिलेशन है। एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट वही बन सकता है जैसे यहां पर मैंने बताया एक्स टू वाई, मिस्टर एक्स ने वाई को कार की डिलीवरी किया। ये एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, ये कॉमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन है। यहां पर एक्स ने वाई को कार की डिलीवरी करा बट वाई ने अभी तक इसको पेमेंट नहीं करा। जब पेमेंट नहीं करा तो यहां एक पार्टी डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्टर पार्टी को कोर्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। ये चीजें यहां पर करना होगा। तो ये क्या है? एक कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है बच्चे, बट सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। क्या इतनी बात आई समझ में? जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा उसके अगेंस्ट
जो यहां पर पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है वो फाइल करेगा केस कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। यानी मैंने अपनी कार का डिलीवरी तो दिया, मैंने अपने वादा तो पूरा किया, बट सामने से उसने हमें अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बदले में। यानी ऐसा प्रॉमिस, कोई भी ऐसा प्रॉमिस या ऐसा प्रॉमिसेस जो बनाया गया है कंसिडरेशन एक दूसरे के बदले के लिए। बच्चे कंसिडरेशन के चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम कि कंसिडरेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। समझ में आई बात? तो यहां पर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ये दो बातें समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या समझेंगे? एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है? क्या ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं है कि एग्रीमेंट तो है बट कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, और कौन सा ऐसा एग्रीमेंट, यहां पर एग्रीमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल को हम समझेंगे, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, इनके बीच का जो रिलेशन होता है ना बच्चे, ये ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है। तो ये एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर वही एग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो कमर्शियल नेचर के होते हैं। और कमर्शियल नेचर की जो एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन होता है उसमें लॉ ऐसा प्रिजम्पशन लेकर के चलता है कि जब भी कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, कमर्शियल नेचर के जब एग्रीमेंट होता है, तो वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होते हैं बच्चे? प्रेजेंट होते हैं। बट सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ये मिसिंग होता है, इसीलिए एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्या बातें समझ में आया? क्लियर है पॉइंट्स? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट के टाइप्स के बारे में मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। यहां पर वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कमर्शियल नेचर के होते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है? जैसे यहां पर एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये कमर्शियल नेचर का है कि अगर एक्स ने वाई को कार की डिलीवरी करा बट वाई ने अभी तक पैसा नहीं दिया तो एक्स जो है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। या मान लीजिए सिमिलरली अगर उसने पैसा दे दिया बट उसको कार की डिलीवरी नहीं मिला है तो इस कंडीशन में वो केस कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट या जो भी है वट एवर। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट होना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो नंबर 1 आता है बच्चे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका फुल फ्लेज चैप्टर है जहां पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा चांद तारे को तोड़ लाएंगे या इस तरह के एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसको परफॉर्म नहीं कर सकते, जो इलीगल है। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को फुलफिल करते हुए होना चाहिए। आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ओफीम बेचने का, गांजा बेचने का, चरेस बेचने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट, आप रिश्वत लेकर के किसी को गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हैं, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? पार्टी जो होना चाहिए यहां पर कैसा होना चाहिए? कैपेसिटीज हो, जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो, जो परफॉर्म कर सकता है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। फ्री कंसेंट, आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए, कभी भी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेपरेट चैप्टर है, फ्री कंसेंट में हम डिस्कस जरूर करेंगे। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कैसा होना चाहिए बच्चे? सर्टेनिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मान लीजिए कोई गुरुदेव है,
और किसी का डेड बॉडी है और वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, इनकी मरी हुई आत्मा को मैं जीवित करा दूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सारे अगर होंगे एग्रीमेंट, अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर अगर वॉइड है तो वॉइड होगा। अगर यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वॉइड अगर घोषित है तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि पॉइंट समझ में आया होगा। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 था, लेक्चर 1 था, जहां पर मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बातों को समझाया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बच्चे एक छोटा सा ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जिसको हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करिए, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और अपने मित्रों को शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स हैं न्यू ईयर में, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।